विक्टोरियन युग अंधेरे किस्सों और अलौकिक घटनाओं का स्वर्णिम दौर था, जिसमें राक्षसों और भूतों को देखे जाने से लेकर लोगों को बंद करके मार दिए जाने तक शामिल था। इस वीडियो में हम इन सब चीजों और भी बहुत कुछ को जानेंगे। हम एक कहानी से शुरू करते हैं, जिसमें विक्टोरियन युग की कई लड़कियों ने खुद को भूखा रखकर जान दे दी थी। उपवास या जानबूझकर भोजन से परहेज करना मानव इतिहास में लगभग सभी समाजों द्वारा कुछ खास परिस्थितियों में किया गया है। कुछ लोग चिकित्सकीय कारणों से उपवास करते हैं, जैसे जब कुछ जांचें करनी होती हैं और पाचन प्रक्रिया परिणाम को प्रभावित कर सकती है, या जब व्यक्ति अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए कुछ दिनों तक केवल जूस या पानी का सेवन करते हैं। हालांकि आमतौर पर उपवास को धर्म से जोड़ा गया है। मुसलमान रमजान में भोर से सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं, वहीं बौद्ध और हिंदू धर्म में भी कुछ हालात में उपवास को बढ़ावा मिलता है। ईसाई धर्म में भी यही है। वास्तव में मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक काल में उपवास और संयम ईसाई जीवन के मुख्य हिस्से थे। आज इन्हें काफी हद तक छोड़ दिया गया है, लेकिन 19वीं सदी तक कई लोग उपवास से खुद को भगवान के करीब बताते थे। ये विक्टोरियन समाज की उपवास करने वाली लड़कियां थीं। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में रहस्यमयी लड़कियों की कहानियां फैलने लगीं, जो हफ्तों या यहां तक कि सालों तक बिना खाना या पानी के जीवित रह सकती थीं। आमतौर पर उन्होंने पहले ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अपने समुदायों में स्थानीय प्रसिद्धि हासिल की और उसके बाद अक्सर अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, लोग दूर दूर से उन्हें देखने पैसे देकर आते थे। पत्रकार और लेखक उनकी अजीब उपवास प्रक्रिया देखने और उस पर लिखने आते थे। अक्सर हैरान रहते थे कि वे इतने समय तक बिना खाए कैसे रहते हैं। अगर जिन लड़कियों की बात हो रही है, वे सच में धार्मिक या जादुई शक्तियों से संपन्न थीं। मध्य युग में ऐसी क्षमताओं के उदाहरण पहले भी थे। उदाहरण के लिए कैथरीन ऑफ सिएना, जो डोमिनिकन धार्मिक संघ की एक साधारण सदस्य थीं, 15वीं सदी के अंत में अपने अत्यधिक उपवास के लिए प्रसिद्ध हुईं और उन्हें एक पवित्र महिला माना गया। विक्टोरियन युग में उपवास करने वाली लड़कियों को जल्दी ही धार्मिक या रहस्यमय शक्तियों वाली मान लिया गया और कई लोग उन्हें देखने आकर चमत्कार मानते थे। कुछ उपवास करने वाली लड़कियां या उनके माता-पिता आगंतुकों से रहस्यमय शक्तियों के नाम पर ज्योतिषीय भविष्यवाणी व अन्य सेवाओं के लिए शुल्क लेते थे। तो इस बात को बेहतर समझने के लिए कि इसमें वास्तव में क्या शामिल था, आइए 19वीं सदी के दौरान प्रसिद्ध और बदनाम हुई कुछ प्रमुख उपवास करने वाली लड़कियों के उदाहरणों पर नजर डालते हैं। मैरी फेंचर, जिन्हें मॉली फेंचर भी कहते हैं, अमेरिका की प्रसिद्ध उपवास करने वाली लड़कियों में थीं। उसकी कहानी वाकई में बहुत अजीब है। वो 1848 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में पैदा हुई थी, लेकिन 1860 के दशक के मध्य में जब वो किशोरी थी, तो एक के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटीं। पहले, प्रॉस्पेक्ट पार्क में घुड़सवारी करते हुए वो घोड़े से गिरी और सिर फुटपाथ से टकराया। इसके बाद उसे सिरदर्द और थकावट के दौरे पड़ने लगे। फिर एक साल बाद, जब वो फुलटन स्ट्रीट ट्रॉली कार से उतर रही थी, तो वो उसके नीचे गिर गई और घसीटती चली गई। इससे उसकी रीढ़ में चोट आई और वो बीमार हो गई। फिर भी फेंचर रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर सकती थी। यह तब तक था जब तक 3 फरवरी 1866 नहीं आ गई, जो कि फुलटन स्ट्रीट की घटना के कुछ महीने बाद की बात है, जब उनके साथ एक तरह की घटना घटी जिसमें वो मानो उन पर आंशिक रूप से किसी आत्मा का वश हो गया हो और फेंचर परिवार की रसोई की जमीन पर तड़पने लगीं। उन्हें तुरंत उनके बिस्तर पर लिटा दिया गया और अगले 50 वर्षों तक वो वहीं रहीं। फेंचर ने जल्दी ही अपनी मानसिक शक्तियों और लगातार उपवास के लिए एक प्रसिद्धि हासिल कर ली। कभी-कभी उन्हें जबरदस्ती खाना दिया जाता था, पर कई बार कहा जाता है कि वह महीनों बिना खाए रहीं। वह अक्सर सम्मोहित सी रहती थीं और इसी कारण उन्हें दूरदर्शी के रूप में प्रसिद्धि मिली। जल्द ही अखबारों ने उन्हें ब्रुकलिन रहस्य के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। पीटी बार्नम ने उन्हें अपने शो में बुलाना चाहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।
कुछ साल बाद उनकी बेहोशी की हालत कम हो गई और फिर उनमें 5 अलग-अलग व्यक्तित्व विकसित हो गए, जिन्हें आइडल, सनबीम, रूबी, पर्ल और रोजबड कहा गया। आखिरकार 1880 और 1890 के दशक के दौरान प्रेस ने उनमें रुचि खो दी और वो सार्वजनिक चेतना से ओझल हो गईं। आज तक ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि क्या हुआ था। क्या वह ज्योतिषी पाठों से पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रही थीं? क्या वो मानसिक रूप से परेशान थीं? क्या उनका उपवास एनोरेक्सिया दर्शाता था? फेंचर के मामले में यह सच में कहना बहुत मुश्किल है। 19वीं सदी में उपवास करने वाले व्यक्ति के सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक एन मूर से जुड़ा था। हालांकि वो लड़की नहीं थीं। मूर जब मशहूर हुईं, तब वो 40 के दशक में थीं। यह 1808 की शरद ऋतु की बात है, जब उन्हें इंग्लैंड के स्टैफर्डशायर के टडबरी गांव में अपने घर पर 16 दिन और रात बिना खाए देखा गया था। निगरानी का उद्देश्य उनके दावों की पुष्टि करना था, जो उस समय तक कई वर्षों से चल रहे थे। मूर की प्रसिद्धि ब्रिटेन और अमेरिका सहित अन्य देशों तक फैल गई थी। माना जाता है कि वह कभी 5 साल तक बिना भोजन के जीवित रहीं। मूर खुद सख्ती से कहें तो उपवास करने वाली लड़की नहीं थीं, लेकिन उनकी कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने 19वीं सदी में फेंचर जैसी महिलाओं को प्रेरित किया, जिन्होंने भोजन से परहेज को धार्मिक उपहार माना। शायद वे यह जानकर चौंकते कि मूर बिल्कुल धोखेबाज थीं। उसने कमरे में खाना छुपाकर लाने और दूसरों की मौजूदगी में खाने के तरीके सीख लिए थे। कहा जाता है कि ये सब उसकी बेटी की मदद से हुआ, जो मुंह पर शोरबा में भीगा तौलिया रखती थी और चूमते समय अपनी मां के मुंह में खाना पहुंचा देती थी। धोखाधड़ी होने के बावजूद मूर को उसके कथित चमत्कारी उपवास के कारण काफी प्रसिद्धि मिली और इसके चलते उसने काफी आय भी अर्जित की। वह 1813 में 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक कुछ महीनों बाद जब स्थानीय लेखक और पादरी ली रिचमंड ने उसकी निगरानी की थी। 19वीं सदी में कई उपवास करने वाली लड़कियां थीं, जिनमें से कई की इससे मृत्यु हुई। इनमें से एक थी लेनोरा ईटन, जो न्यू जर्सी की एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। 1881 में उसके दावों की परीक्षा हुई, लेकिन निरीक्षकों के आने के करीब 1 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। कुछ और लोग भी वैसे ही धोखेबाज निकले जैसे एन मूर दशकों पहले थीं। उदाहरण के लिए ईटन की मृत्यु के 8 साल बाद उत्तर में क्यूबेक और कनाडा में जोसेफिन मैरी बेडार्ड को उनके दावों को गढ़ने के लिए पकड़ा गया था। पर्यवेक्षक जब उसके घर आए तो देखा उसे चोरी छिपे खाना मिल रहा है और एक बार उसने उनकी प्लेट से भी खाना चुरा लिया। जहां तक धोखाधड़ी की बात है, यह कोई बहुत चालाकी से रचा गया धोखा नहीं था। थेरेसे न्यूमैन, जो 1898 में बवेरिया जर्मनी में पैदा हुई थीं, को अक्सर एक बात की उपवास करने वाली लड़की माना जाता है, हालांकि वह दूसरों की तुलना में काफी बाद में जीवित थीं। 1918 में एक स्टूल से गिरने पर वो आंशिक लकवे का शिकार हो गईं। यह न्यूमैन के साथ पहली दुर्घटना थी जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह खुद को बार-बार ठीक कर सकती हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि 1927 से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, जब एक संत ने उनसे मुलाकात की थी और कहा था कि अब उन्हें भोजन या पानी की आवश्यकता नहीं है। उसी साल न्यूमैन को 2 हफ्तों तक एक मेडिकल टीम ने देखा, जो उनके दावों की सच्चाई की जांच करना चाहती थी। इस दौरान उन्होंने न्यूमैन को खाते या पीते हुए नहीं देखा। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि 2 हफ्ते बाद उनका वजन बढ़ गया था। सितंबर 1962 में कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हुई। उस समय वे 64 वर्ष के थे। इनमें से कई उपवास करने वाली लड़कियों के चारों ओर त्रासदी होने के बावजूद निसंदेह सबसे दिल दहला देने वाला मामला उपवास करने वाली लड़की सारा जैकब्स का था। जैकब्स एक वेल्श लड़की थी जिसका जन्म 12 मई 1857 को कारमार्थनशायर में हुआ था। वह गरीब परिवार से थीं, क्योंकि उसके पिता इवान जैकब्स मामूली किसान थे। एक दिन सारा ने खाना पीना बंद कर दिया और ये खबर जल्दी ही पूरे वेल्स में फैल गई। आखिरकार उसके कथित उपवास की खबर मीडिया तक पहुंच गई और सारा की निगरानी के लिए नर्सों की एक मेडिकल टीम
जैकब्स के घर भेजी गई। हालांकि ऐसा लगता है कि न्यूमैन और कुछ अन्य उपवास करने वाली लड़कियों के मामले में उन्हें किसी तरह चुपचाप खाना और पानी दिया जा रहा था। यहां तक कि इन निगरानी अवधियों के दौरान भी सारा जैकब्स के मामले में उसके माता पिता इवान और हन्ना जैकब्स ने वास्तव में निगरानी के दौरान उसे खाना न देने का फैसला किया था। दुर्भाग्य से निगरानी के दौरान ही उसकी मौत हो गई, क्योंकि वो 1 हफ्ते से ज्यादा बिना खाना पानी के रही थी। पानी की कमी ही उसकी मौत का कारण बनी, क्योंकि वह शायद बिना खाना खाए भी निगरानी अवधि में जीवित रह सकती थी। उसकी मौत के समय वो सिर्फ 12 साल की थी और कहा जाता है कि उसने 113 हफ्ते बिना खाना खाए बिताए थे। पोस्टमार्टम के दौरान यह सबूत मिला कि उसके बिस्तर में एक पानी की बोतल थी, लेकिन निगरानी के दौरान वो उसे खोल नहीं पाई थी। इस धोखे की कोशिश में शामिल होने के लिए उसके माता पिता पर मुकदमा चला और उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया। अजीब बात यह है कि उस मेडिकल टीम पर कोई आरोप नहीं लगा जिन्होंने उसे अपने सामने मरते देखा था। इन सब बातों से यह सवाल उठता है कि उपवास करने वाली लड़कियों और उनके व्यवहार का असली कारण क्या था। पैन मूर और जोसेफिन मैरी बेदार्ड के मामले में धोखाधड़ी ही अक्सर मकसद होती थी। 19वीं सदी में उपवास करने वाली लड़कियों और महिलाओं की प्रसिद्धि बढ़ने पर उपवास करने वाली लड़की के घर में प्रवेश के पैसे लेकर या अखबारों को कहानियां बेचकर पैसे कमाए जा सकते थे। इसलिए पूरी कहानी को बस गढ़ लेने का एक प्रलोभन था। कई लोग मानते थे कि ये धार्मिक हस्तक्षेप हैं और कुछ उपवास करने वाली लड़कियां या तो भगवान से या किसी दानव से संपर्क में थीं। यह याद रखना चाहिए कि स्पिरिचुअलिस्ट आंदोलन, जिसने धार्मिक चमत्कारों और लगभग जादुई विश्वास के अन्य तत्वों पर जोर दिया, 19वीं सदी के मध्य में अपने चरम पर था। आज इसे मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास कहकर खारिज करना आसान होगा, लेकिन मॉली फेंचर जैसी किसी के मामले में इसे किसी और तरीके से समझाना मुश्किल रहा होगा। आखिरकार ये एक युवा महिला थी जो वर्षों तक मीडिया की निगरानी में एक ट्रांस जैसी स्थिति में रही और कुल मिलाकर 50 साल अपने घर में बंद रही। अक्सर अलौकिक खुलासे और दिव्य दृष्टि से जुड़ी बातें बताती रही। कई लोगों को जरूर लगा होगा कि ब्रुकलिन की यह रहस्यमयी महिला सचमुच किसी धार्मिक हस्तक्षेप का अनुभव कर रही थी। हालांकि कुछ मामलों में सबसे तार्किक व्याख्या ही सबसे संभावित होती है और ऐसा लगता है कि कई उपवास करने वाली लड़कियों के लिए समस्या उनकी अपनी मानसिक स्वास्थ्य थी। अब ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि उपवास करने वाली लड़कियों की घटना आंशिक रूप से 19वीं सदी के एनोरेक्सिया नर्वोसा रोग के कारण थी। ये एक भोजन विकार है जिसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक छवि से असंतुष्ट होकर वजन बढ़ने के डर से खाना नहीं खाते। आमतौर पर लोग मानते हैं कि एनोरेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में तब उभरी जब युवा महिलाओं पर पतला रहने का दबाव डाला जाने लगा। हालांकि उपवास करने वाली लड़कियों के नजरिए से यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है, एनोरेक्सिया नर्वोसा शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1873 में हुआ था, जब सर विलियम गुल, जो एक अंग्रेज चिकित्सक थे, ने इसे पहली बार व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया और इस स्थिति को उसका नाम दिया। ठीक उसी समय जब उपवास करने वाली लड़कियां चर्चा में थीं, ब्रिटेन में एनोरेक्सिया इतनी बड़ी समस्या बन गई थी कि चिकित्सक इसका अध्ययन करने लगे थे। यह संभव है कि सारा जैकब्स और लेनोरा ईटन जैसी उपवास करने वाली लड़कियां शायद एनोरेक्सिक थीं और यही उनके बिना खाए जीवित रहने की प्रसिद्धि का प्रारंभिक कारण था। हालांकि बाद में उनके मामलों में इसका दुखद परिणाम हुआ। इस प्रकार दैवीय शक्तियों से संपर्क के मिथकों और अफवाहों से परे अपने उपवास या फेंचर और जेकब्स जैसी हस्तियों पर जादुई शक्तियों की अफवाहों के बावजूद कुछ उपवास करने वाली लड़कियां वही थीं जो वे दिखती थीं। आधुनिक समाज में एनोरेक्सिया के पहले कुख्यात मामलों के उदाहरण। हमारी अगली कहानी फ्रांस के छोटे शहर की है, जहां एक महिला को उसके परिवार ने 25 साल से ज्यादा बंद रखा था। ब्लांश मोनिये का जन्म 1 मार्च 1849 को पश्चिमी फ्रांस के वियन के पोइटियर्स शहर में हुआ था। मोनिये परिवार उस शहर का प्रतिष्ठित परिवार था। वे लोग
जिनमें थोड़ा बहुत अभिजात्य दिखावा था, उस समय जब फ्रांस की कुलीनता 18वीं सदी के अंत की कट्टर गणतंत्रवादिता के बाद फिर से उभर रही थी। ब्लांश के पिता एमिल मोनिये स्थानीय विश्वविद्यालय में कला संकाय के प्रमुख थे, जबकि उसकी मां लुइस मोनिये एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजसेवी थीं। एमिल मोनिये भी उन लोगों में थे जिन्हें अच्छे कार्यों के लिए प्रतिष्ठित समिति पुरस्कार मिला। यह एक योग्यता थी जो 19वीं सदी के फ्रांस में उन व्यक्तियों को दी जाती थी जिन्हें अपने समुदाय के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाला और उच्च नैतिकता वाला माना जाता था। इसके अलावा परिवार के पेरिस के उच्च समाज से संबंध थे। इस प्रकार ब्लांश मोनिये एक ऐसे परिवार में पैदा हुई थीं जो बाहर से देखने पर पोइटियर्स समुदाय के सम्मानित सदस्य लगते थे। फिर भी उसकी कहानी साबित करेगी कि वे वैसे नहीं थे। ब्लांश के शुरुआती साल काफी साधारण थे। वो स्कूल गईं, पोइटियर्स के सामाजिक दायरों में घुल मिल गईं और अक्सर पेरिस जाती थी, जो सिर्फ 4 घंटे दूर था। जैसे ही वह युवावस्था में पहुंची, वह घुंघराले बालों, गोरी त्वचा और बड़ी चमकदार आंखों के साथ एक आकर्षक सुंदरता में बदल गई। लेकिन एक भयानक किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। 1870 के दशक के मध्य में 25 साल की उम्र में ब्लांश ने पोइटियर्स के एक युवक से मुलाकात की और उससे प्यार हो गया। हालांकि वो एक वकील था, जो आमतौर पर ऊंची तनख्वाह के लिए जाना जाता है, लेकिन वो आदमी एक साधारण परिवार से था और प्रांतीय शहर के सीमित समाज में उसके बहुत कम ग्राहक थे। इसके अलावा वह ब्लांच से काफी बड़ा था, इसलिए जहां वह ठीक-ठाक जीवन जी सकता था, वहीं ब्लांच के माता-पिता उसे अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर नहीं मानते थे। इसके बजाय उन्होंने कल्पना की थी कि वह पश्चिमी फ्रांस के छोटे कुलीन वर्ग में शादी करेगी, या उसकी सुंदरता ऐसी थी कि देश के बेल एपॉक युग में प्रवेश करते समय वह पेरिस के उच्च समाज के किसी सदस्य से भी विवाह कर सकती थी। हालांकि ब्लांच अपने बड़े उम्र के प्रेमी के प्रति मोहित रही और इसी रिश्ते को छोड़ने की उसकी अनिच्छा ने उसे ऐसी प्रसिद्धि दिलाई जिसकी कोई भी व्यक्ति वास्तव में कामना नहीं करेगा। जिसे उसकी मां निर्धन वकील कहती थी। उससे रिश्ता खत्म करने से ब्लांश के इनकार पर ब्लांश के माता-पिता ने भाई मार्सेल की मदद से उसे पोइटियर्स के अपने बड़े घर के छोटे कमरे में बंद कर दिया। 1 मार्च 1875 को, जो ब्लांश का 26वां जन्मदिन भी था, उसे इस छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। मोनियर परिवार ने अपनी बेटी से कहा कि वे उसे तभी रिहा करेंगे जब वो उस रिश्ते को खत्म करने और अपने वकील प्रेमी से शादी करने का विचार छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। ये मामला शायद इसके तुरंत बाद ही समाप्त हो जाता, लेकिन किसी कारणवश जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। और जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, ब्लांश अपने माता-पिता के घर पोइटियर्स में एक छोटे से कमरे में कैद रही। समय के साथ ऐसे कारणों से जो आज तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, यह एक स्थायी कैद में बदल गया। जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, ये एक भयानक कैद थी। इस बिंदु पर कोई यह सोच सकता है कि ब्लांश कैसे गायब हो सकती थी, बिना किसी के संदेह उठाए या यह जानने की कोशिश किए कि वह कहां गई थीं। इसके जवाब में कहा जा सकता है कि कई लोग थे जिन्होंने 1875 के वसंत में उसके पहली बार गायब होने के बाद आने वाले हफ्तों और महीनों में उसकी कुशलक्षेम के बारे में पूछा था। पड़ोसी चिंतित थे, दोस्त परेशान थे और ब्लांश का प्रेमी उसकी मौजूदगी ढूंढ रहा था। लेकिन समय के साथ पूछताछ बंद हो गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पोइटियर्स के सम्मानित परिवारों में से एक ने अपने ही सदस्य को एक कमरे में अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। साथ ही अगर किसी ने उसकी गुमशुदगी की सूचना दी भी, तो अधिकारियों ने रिपोर्टों को अनदेखा किया। शायद लोगों ने बस यही मान लिया था कि ब्लांश धूप वाले पेरिस की ओर चली गई है। साल दर साल बीतते गए, ब्लांश अपने माता-पिता के घर पोइटियर्स में कैद ही रही। जहां तक लगता है कि ब्लांश की मां ही मुख्य रूप से अपनी बेटी को ऐसी भयानक परिस्थितियों में रखने के लिए जिम्मेदार थी, ये भी साफ है कि परिवार के अन्य सदस्य भी इसमें शामिल थे। उसके पिता एमिल की भूमिका 1879 में उनकी मृत्यु के साथ खत्म हो गई,
जो ब्लांश के कमरे में बंद किए जाने के 4 साल बाद थी। इसके बाद मुख्य रूप से लुइस मोनिये और उनके बेटे ब्लांश के भाई मार्सेल ही थे जो ब्लांश को बंदी बनाकर रखने में लगे हुए थे। उसकी कैद बहुत ही क्रूर थी। वो कमरा जिसमें उसे साल दर साल बंद रखा गया अटारी का कमरा था। उस कमरे में एक छोटी खिड़की थी जिसे काला कर दिया गया था, जिससे रोशनी नहीं आती थी। दरवाजा बाहर से बंद रहता था और ब्लांश अपनी जिंदगी के लिए अपने बंदी बनाकर रखने वालों द्वारा दी गई चीजों पर निर्भर थी। भयानक हालात की असली हकीकत समय आने पर सामने आएगी। इसी बीच जैसे जैसे साल बीतते गए, उस जवान महिला को कैद करने के असली कारण भी खत्म हो गए। वो वकील जिससे वो प्रेम करती थी और जिसके साथ उसके संबंध उसके परिवार द्वारा उसे कैद करने का मुख्य कारण बने थे, 1885 में उसकी कैद के लगभग 1 दशक बाद ही मर गया। उसकी मां और भाई ने इसके बाद भी उसे इस यातनापूर्ण स्थिति में क्यों रखा, ये आज भी एक रहस्य है। शायद उन्हें डर था कि रिहा करने पर वो अधिकारियों को उनके बारे में बता देगी, और यह जोखिम वे नहीं लेना चाहते थे, खासकर पोर्टियर्स के प्रतिष्ठित परिवार होने के कारण। फिर भी यह साल दर साल चलता रहा। एक निश्चित समय के बाद पोर्टियर्स में उनके इलाके के निवासी और उसके पुराने दोस्त और जान पहचान वाले भी शायद उसे लगभग भूल ही गए होंगे। हालांकि कभी-कभी ऐसी घटनाएं होती थीं जिन्हें लोगों ने कई साल बाद अजीब माना। उदाहरण के लिए 1900 के दशक में एक पड़ोसी ने 1992 की एक घटना का जिक्र किया, जब उसे लगा कि उसने मोनियर के घर से एक महिला की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। उस समय उसने इसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन बाद में जब यह पता चला कि वहां असल में क्या हुआ था, तो सारी बातें बहुत ज्यादा समझ में आने लगीं। स्पष्ट रूप से किसी को पता चल गया था कि वहां क्या हो रहा है, और ब्लांश को पहली बार कैद किए जाने के 25 साल बाद कोई गुमनाम हीरो उसकी मदद के लिए आया। 23 मई 1901 को पेरिस शहर के एक अटॉर्नी जनरल को एक बिना हस्ताक्षर वाला पत्र मिला, जिसमें ब्लांश मोनिये की दुर्दशा को इस तरह बताया गया था। महोदय अटॉर्नी जनरल, मुझे आपको एक अत्यंत गंभीर घटना की सूचना देने का सम्मान प्राप्त हुआ है। मैं एक अविवाहित महिला की बात कर रहा हूं, जो मैडम मोनिये के घर में बंद है, आधी भूखी है और 25 वर्षों से सड़े कचरे पर जी रही है। सीधे शब्दों में कहे तो वह अपनी ही गंदगी में जी रही है। आने वाले दिनों में ब्लांश की हालत की रिपोर्टों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि चाहे वह गुमनाम सूचनादाता कोई भी था, उसने खुद अपनी आंखों से उस कमरे की स्थिति देखी थी जिसमें उसे कैद किया गया था। लेकिन उसके उद्धारकर्ता की पहचान आज तक अज्ञात है। पेरिस और पोर्टियर्स पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर तुरंत कार्रवाई की। कुछ दिनों में वे मोनिये परिवार के घर में घुसे और उसकी पूरी तलाशी ली। कुछ देर तक निचली मंजिलों पर घूमने पर भी उन्हें कुछ असामान्य नहीं मिला। कुछ देर बाद वे एक दरवाजे पर पहुंचे जो बाहर से बंद था। पुलिस ने समय गवाए बिना मोनियर की चाबी का इंतजार किए बिना दरवाजा तोड़ दिया। जो दृश्य उन्होंने देखा वो डरावना था। सबसे पहले उन्हें एक जहरीली, सड़ी बदबू महसूस हुई जो दशकों की गंदगी से आई थी, जिसे ब्लांश को कैद में रखने वालों ने कभी साफ नहीं किया था। हालांकि जब उन्होंने छोटे से खिड़की पर जमी धूल भरी मोटी पर्दे हटाए और फिर भारी शटर तोड़े जिसने अंदर किसी भी रोशनी को आने से रोका था, तभी असली हालात सामने आए। 26 सालों तक तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह कितनी बड़ी बुराई हुई थी। ब्लांश पूरी तरह नग्न हालत में एक ऐसे कमरे में पड़ी थी जो गंदगी से भरा हुआ था। कमरे में सड़ी हुई खाने की चीजों के टुकड़े इधर उधर पड़े थे। हवा सड़ी हुई थी और जगह जगह कीड़े दौड़ रहे थे। ब्लांश अजनबियों के अपने कारावास में घुसने से बहुत डर गई, खासकर जब वो वहां 25 साल से ज्यादा समय से थी। दुर्भाग्यवश उसकी मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी और वजन सिर्फ 25 किलो से थोड़ा ज्यादा था, करीब 4 स्टोन। बाद में पुलिस रिपोर्ट में उन्होंने जो देखा उसका पूरा विवरण दिया गया। हमने तुरंत खिड़की खोलने का आदेश दिया। यह काम बड़ी मुश्किल से हुआ क्योंकि पुरानी गहरे रंग की पर्दे भारी धूल के साथ नीचे गिर गए। शटर खोलने के लिए उन्हें उनके दाहिने कब्जों से हटाना जरूरी था। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई,
हमने देखा कि पीछे एक बिस्तर पर कोई घिनौने कंबल से सिर और शरीर ढके लेटा है। एक महिला की पहचान मैडम मोज़ेल ब्लांश मोनिये के रूप में हुई। बेचारी महिला पूरी तरह नग्न एक सड़े हुए भूसे के गद्दे पर लेटी हुई थी। उसके चारों ओर मल, मांस के टुकड़े, सब्जियां, मछली और सड़ी हुई रोटी से बनी एक तरह की परत जम गई थी। हमने मैडमोजेल मोनिये के बिस्तर पर सीपियों के खोल और कीड़े भी देखे। हवा इतनी दमघोटू थी, कमरे से उठने वाली बदबू इतनी तीव्र थी कि हमारे लिए अपनी जांच जारी रखना और वहां ज्यादा देर तक रुकना असंभव था। आने वाले घंटों में पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों ने ब्लांश को इस डरावने कमरे से बाहर निकाला। उसकी मां और भाई तुरंत गिरफ्तार हुए। खबर फैलते ही घर के बाहर भीड़ जुट गई और कई दिन तक वहीं रहकर लुइस व मार्सेल मोनियर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती रही। दुर्भाग्यवश कोई न्याय नहीं मिला। ब्लांश की बुजुर्ग मां की दिल का दौरा पड़ने से कुछ दिनों बाद मौत हो गई और वो अपनी सही सजा से बच गई। फिर ये सामने आया कि मार्सेल मोनियर खुद भी काफी हद तक मानसिक रूप से अक्षम था और हालांकि उसे शुरू में 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, बाद में उसे बरी कर दिया गया और रिहा कर दिया गया। मुकदमे के बाद मार्सेल ने अपनी मां की संपत्ति की सारी जायदाद बेच दी और देश के दक्षिण पश्चिम में स्थित सिबोर्शे नामक कम्यून में जाकर बस गया। उसका एक कंट्री हाउस भी था जो मध्य फ्रांस में था, जहां आखिरकार जून 1913 में उसकी मृत्यु हो गई। ब्लांश कभी ठीक नहीं हो पाई। हालांकि थोड़ी प्रगति हुई और कुछ मेडिकल स्टाफ वर्षों तक उन्हें मानवीय देखभाल दे सके। जब उसे बचाया गया था तब उसकी उम्र 52 साल थी और वो आगे 12 साल और जीवित रहीं। उन्होंने ये साल मध्य फ्रांस के ब्लोइस के मनोरोग अस्पताल में बिताया। हालांकि वह कई मानसिक विकारों से पीड़ित थीं, जिनमें विशेष रूप से एनोरेक्सिया और सिजोफ्रेनिया शामिल थे। उसकी कैद ने भी उस पर कई और तरीकों से असर डाला था। उदाहरण के लिए उसे तेज रोशनी से बेहद नफरत हो गई थी, क्योंकि उसे 25 साल से भी ज्यादा समय तक धूप से वंचित रखा गया था। ब्लांश का निधन 13 अक्टूबर 1913 को हुआ था। वह 64 साल की थीं और अपने लगभग पूरे वयस्क जीवन को या तो कैद में या मानसिक अस्पताल में बिताया था, जो कि उनकी पहले की कैद के मानसिक घावों का नतीजा था। उनकी कहानी 1900 के शुरुआती वर्षों में फ्रांस में चर्चित थी, लेकिन 1930 में फिर से सुनाई गई और नई पीढ़ी को पता चली। फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद, जिन्हें 1947 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, ने अपने उपन्यास ला सेकुस्त्रे दे पोइतिए, जिसका अर्थ है पोइतिए की बंदी महिला, में इसके बारे में लिखा। ये ब्लांश की कहानी का अर्धकाल्पनिक संस्करण था, जिसमें गिद ने सिर्फ पात्रों के नाम बदले, बाकी सब कुछ वैसा ही रखा। गिद के विवरण ने मिशेल फूको को उनकी प्रसिद्ध किताब डिसिप्लिन एंड पनिश: द बर्थ ऑफ द प्रिजन लिखने में प्रेरित किया, जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। इस प्रकार ब्लांश मोनिये की भयानक कहानी ने 20वीं सदी की फ्रांसीसी साहित्य में एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। विक्टोरियन युग में ब्रिटेन पहली वैश्विक औद्योगिक शक्ति बना, लेकिन ये एक अंधेरा और गंदा स्थान भी था जहां अलौकिक कहानियां आम थीं। ऐसी ही एक कहानी थी स्प्रिंग हील जैक की, जिसे मॉर्टिस मीडिया ने उपयुक्त रूप से सुनाया था। 1837 की शरद ऋतु के आखिरी दिनों में मैरी स्टीवंस नाम की एक लड़की लैवेंडर हिल में अपने काम पर जा रही थी। ये इलाका उस समय लंदन के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर था और कुछ दशक पहले तक यह शहर के बाहर के ग्रामीण इलाके का हिस्सा था। स्टीवंस अभी अभी बैटरसी से आई थी, जहां वो अपने माता पिता से मिलने गई थी। जब वो बैटरसी और लैवेंडर हिल के बीच क्लैफम कॉमन से होकर जा रही थी, तभी एक डरावनी घटना घटी, जब एक अजीब, लगभग शैतानी आकृति एक गली से कूदकर उसकी ओर आई। उस प्राणी ने स्टीवंस पर हमला किया और अपने हाथों की जगह जो पंजे थे, उनसे उसकी त्वचा नोचने लगा। बाद में स्टीवंस ने बताया कि उस प्राणी का स्पर्श पत्थर जैसा ठंडा था। जब उस प्राणी ने हमला किया तो स्टीवंस चीख पड़ी और वह आकृति शायद इतनी चौंक गई कि उसने तुरंत उसे छोड़ दिया और भाग गई।
ये संभवतः उस प्राणी की पहली झलक थी जिसे जल्द ही स्प्रिंग हील जैक के नाम से जाना जाने लगा। नवंबर 1837 तक लंदन भर में उस प्राणी को कई बार देखा जा चुका था। उन्होंने एक ऐसे प्राणी का वर्णन किया जो अचानक प्रकट होता था और अक्सर लंदन की सड़कों पर कोच चलाने वाले लोगों के सामने अविश्वसनीय रूप से लंबी छलांग लगाता था। कई कोचमैनों ने बताया कि जैसे ही वह प्राणी सामने आता, उन्हें घोड़ों को तुरंत रोकना पड़ता था और वह प्राणी तुरंत भाग जाता था। एक अन्य गवाह ने दावा किया कि उस रहस्यमय हमलावर ने पागलों की तरह हंसते हुए 9 फीट ऊंची दीवार को फांद लिया था। कुछ ही हफ्तों में इस अजीब प्राणी की खबरें पूरे लंदन में तेजी से फैल गईं और कई लोग सोचने लगे कि आखिर मैरी स्टीवंस और कई अन्य लोगों पर हमला करने वाला ये कौन या क्या था। 1837 के अंत तक चिंता इतनी बढ़ गई थी कि लंदन के मेयर सर जॉन कोविन ने 1838 के शुरुआती दिनों में द टाइम्स अखबार में एक पत्र प्रकाशित किया। इन घटनाओं को लेकर लोगों के डर को कम करने की कोशिश की जा रही थी। इस पत्र में मेयर ने लंदन वासियों को आश्वस्त किया कि वास्तव में यह एक व्यक्ति था जो भेष बदलकर लंदन के आसपास के गांवों में जाता था और भूत, भालू व शैतान के 3 रूपों में दिखता था। हालांकि दावा किया गया कि यह किसी शरारत का नतीजा था जो शायद ब्रिटिश अभिजात वर्ग के किसी सदस्य ने किया था, क्योंकि उनके पास ऐसी चालें रचने के लिए धन था। 1838 की शुरुआत में कई कुख्यात देखे जाने की घटनाएं सामने आईं। इनमें से एक घटना 19 फरवरी की रात को हुई, जब 18 वर्षीय जेन एल्सॉप ने अपने पिता के घर का दरवाजा खोला, जो ओल्ड फोर्ड में था, जो अब लंदन के टावर हैमलेट्स क्षेत्र में है। बाद में उसने दावा किया कि जब उसने दरवाजा खोला तो उसने एक व्यक्ति को देखा जो एक बड़ा चोगा पहने हुए पुलिसकर्मी होने का नाटक कर रहा था। वह मोमबत्ती लेकर बाहर आई तो आकृति ने उस पर हमला किया। उसके अनुसार आकृति के मुंह से नीली सफेद लपटें निकल रही थीं और उसने अपने पंजे जैसे हाथों से उसकी गर्दन बाह नोचने की कोशिश की। कुछ डरावने पलों के बाद वह प्राणी खेतों के पार भाग गया। इसके बाद पुलिस जांच हुई, लेकिन वो निष्कर्षहीन रही। एक पड़ोसी ने बताया कि हमले के आसपास उसने पास एक बड़े चोगे में युवक को देखा था। एकमात्र संदिग्ध स्थानीय बढ़ई मिलबैंक था, जिसकी दलील थी उस शाम वो इतना नशे में था कि उसे याद ही नहीं था कि वो कहां था या क्या कर रहा था। मिलबैंक ने उस समय एक पब में यह दावा किया था कि वो स्प्रिंग हील जैक है, लेकिन पुलिस ने आखिरकार ये निष्कर्ष निकाला कि वो सिर्फ एक बड़बोला शराबी था। वैसे भी एल्सॉप का मामला पूरी तरह से गढ़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि वो एकमात्र पीड़िता थी जिसने दावा किया था कि जैक ने हमला करने से पहले वास्तव में उससे बात की थी। शायद वो ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। आने वाले हफ्तों में लंदन और आसपास के इलाकों से दर्जनों हमलों की रिपोर्ट की गई। उदाहरण के लिए, फरवरी 1838 के आखिरी दिन लूसी स्केल्स, जो एल्सॉप की तरह 18 साल की थी, पर शहर के लाइम हाउस इलाके की एक गली में हमला किया गया। उसने दावा किया कि जैक ने उस पर भी नीली आग फेंकी थी और इस अनुभव ने उसे हिस्टेरिकल कर दिया था। पुलिस ने घटनाओं की जांच जारी रखी और सूचना देने पर इनाम घोषित किया। अब तक शुरुआती घटनाओं ने शौकिया नकल करने वालों को प्रेरित कर दिया था और असली घटनाओं को अफवाहों से अलग करना मुश्किल हो गया था। अखबारों ने भी हालात को बेहतर नहीं किया। कुछ ने सनसनीखेज कहानियां छापीं कि कैसे लोग सड़कों पर जैक द्वारा हमला किए जाने के बाद डर के मारे मर गए। इस समय तक स्प्रिंग हील जैक की कथित विशेषताएं काफी हद तक स्थापित हो चुकी थीं। उसकी मुख्य विशेषता उसकी फुर्ती थी। कहा जाता था कि वह अद्भुत तेजी से चलता था और 10, 15 या यहां तक कि 20 फीट तक छलांग लगाने की क्षमता रखता था। कुछ लोगों ने इसमें अलौकिक शक्तियां देखीं, लेकिन बाकी मानते थे कि इसके पीछे कोई तार्किक कारण होना चाहिए। जल्द ही यह विचार सामने आया कि उस रहस्यमय व्यक्ति ने जूतों की एड़ियों में स्प्रिंग्स लगवाए थे, जिससे वह इतनी दूर तक छलांग लगा सकता था। इस तरह स्प्रिंग हील्ड जैक नाम जन्मा, जो 1838 के वसंत के अंत तक काफी प्रचलित हो गया था। 1838 की गर्मियों के अंत तक
स्प्रिंग हील जैक लंदन में चर्चा में आ गया था और उसे अखबारों, पेनी ड्रेडफुल्स व लंदन के मंचों पर दिखाया जाने लगा था। उसकी प्रसिद्धि के चरम पर जैक को देखे जाने की घटनाएं कम होने लगीं। 1838 के अंत तक राजधानी में उसके द्वारा किए गए हमलों की आधिकारिक रिपोर्टें पूरी तरह से बंद हो गई थीं और उसके कथित तौर पर दिखाई देने की जो कुछ घटनाएं थीं, वे इंग्लैंड के अन्य हिस्सों से आई थीं, जहां उस अलौकिक हमलावर की खबरें देर से पहुंचने के कारण ग्रामीण इलाकों में उसकी नकल करने वाले लोग सामने आ रहे थे। 1839 तक यह उन्माद काफी हद तक शांत हो गया था और जैक अब एक साहित्यिक पात्र बन गया था, न कि वो जिससे लोग डरते थे कि वे लंदन की किसी गली में सच में टकरा सकते हैं। 1840 के दौरान उसने एक तरह की लोक कथा जैसी पहचान बना ली थी, जैसे कि वह कोई अलौकिक डाकू हो जिसके बारे में माना जाता था कि वह लंदन से बाहर सड़कों पर अकेले यात्रियों पर हमला करता है। कभी कभी किसी कथित हमले की आधिकारिक रूप से रिपोर्ट की जाती थी, जैसा कि 1847 में टेम माउथ में एक महिला पर हमला होने के मामले में हुआ था और पुलिस ने माना कि स्प्रिंग हील जैक शायद अपनी पहली उपस्थिति के 10 साल बाद शहर के निवासियों को डराने के लिए वापस आ गया है। और भी दूर की बात करें तो स्प्रिंग हील जैक का खौफ फिर से 1870 के दशक की शुरुआत में उभर आया, जब दक्षिण पूर्व लंदन के पेकहम और ससेक्स में जल्दी जल्दी भूत देखे जाने की घटनाएं रिपोर्ट की गईं। स्प्रिंग हील जैक के वापस लौटने पर विश्वास करने वाले लोगों की आखिरी रिपोर्ट्स 1904 में लिवरपूल में आई थीं, जो लंदन में उसकी पहली झलक के 65 साल बाद की बात है। स्प्रिंग हील जैक की घटना को समझने के लिए इतिहासकारों और सांस्कृतिक टिप्पणीकारों ने विभिन्न सिद्धांत पेश किए हैं। कुछ लोगों ने जवाब खोजने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए परामानवीय क्षेत्र में 20वीं सदी के कई लेखकों ने सुझाव दिया कि जैक किसी तरह का एलियन था, जबकि दूसरों ने माना कि जैक आधा इंसान आधा राक्षस जैसा कोई प्राणी था, एक क्रिप्टोजूलॉजिकल प्राणी जैसे बिगफुट या चुपाकाब्रा। गूढ़ विद्या मानने वालों ने तर्क दिया कि जैक शैतान या किसी दानव जैसा प्राणी था जो खुद को प्रकट कर रहा था। इस सिद्धांत के अनुसार स्प्रिंग हील जैक को गूढ़ विद्या या काले जादू के अनुयायी ने बुलाया था और वो ग्रेटर लंदन में उत्पात मचाने लगा। फिर 1838 में उसे अंडरवर्ल्ड में वापस बुला लिया गया। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि कोई भी अलौकिक तत्व वास्तव में जैक के पहले कथित पीड़ितों के दिमाग में ही घटित हुआ था। इस दृष्टिकोण के अनुसार मैरी स्टीवंस जैसी लोगों द्वारा जैक को पहली बार देखे जाने का कारण यह था कि लोग नशे में, मदहोश या मानसिक रूप से परेशान थे। इस सिद्धांत के अनुसार पहली या दूसरी बार की घटनाएं कल्पना का नतीजा थीं और बाद की घटनाएं उन्माद या नकल के कारण हुईं। एक सिद्धांत जिसे उस समय काफी समर्थन मिला और जिसका उल्लेख लंदन के मेयर द्वारा जनवरी 1838 में टाइम्स में प्रकाशित पत्र में भी किया गया था, वो था स्प्रिंग हील जैक एक जटिल चाल थी जिसे किसी कुलीन वर्ग के सदस्य द्वारा रचा जा रहा था। तब यह मान्यता थी कि किसी कुलीन ने शर्त हार कर सजा में लंदन के पास किसी अलौकिक प्राणी की कहानी बनाई थी और इसमें कुछ विश्वसनीयता भी है। ब्रिटिश अभिजात वर्ग के किसी सदस्य के पास इतनी बड़ी धोखाधड़ी के लिए पर्याप्त धन था, क्योंकि 19वीं सदी के लंदन में कई बड़े सट्टेबाजी अड्डे थे जहां ऐसी शर्तें लगाई जा सकती थीं। इस सिद्धांत में विश्वास इतना लोकप्रिय था कि काफी चर्चा हुई कि वह कुलीन व्यक्ति कौन है। अधिकांश लोग इस विचार पर सहमत हो गए थे कि आयरिश कुलीन हेनरी डी लापोयर बेरेसफोर्ड III, मार्कस ऑफ वाटरफोर्ड, इसके लिए जिम्मेदार थे। उस समय बेरेसफोर्ड एक युवा कुलीन थे जिनकी उम्र लगभग 25 साल थी और वे नियमित रूप से अखबारों में छाए रहते थे, क्योंकि वे अपने साथियों के एक नशे में धुत झुंड के साथ सार्वजनिक उपद्रव करते रहते थे, जिन्हें वे अपने अनुचर के रूप में रखते थे। उदाहरण के लिए अप्रैल 1837 में वे नशे की हालत में मेल्टन माउब्राय पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक टोल बूथ के रखवाले और एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया और उन पर लाल रंग पोत दिया। बेरेसफोर्ड को मेल्टन माउब्राय की घटना और 1830 के दशक के मध्य से अंत तक की अन्य गुंडागर्दी की घटनाओं के आरोपों में नियमित रूप से अदालत ने पेश होना पड़ता था। नतीजतन
कई लोगों ने तब मान लिया था कि उसने इसकी फंडिंग की थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो आग उगल सकता था, वेशभूषा पहनता था और उसके पास स्प्रिंग वाले जूते थे। इससे उसे ऐसा दिखा जैसे वह असामान्य दूरी तक छलांग लगा सकता है। यह असंभव तो नहीं, पर संदेह से परे साबित नहीं किया जा सकता। हालांकि स्प्रिंग हील जैक की कहानी ऑकम्स रेजर का एक उदाहरण भी हो सकती है। सिद्धांत है कि किसी चीज की सबसे सरल व्याख्या ही सबसे संभावित होती है। इस मामले में सबसे संभावित व्याख्या यह है कि एक ऐसा समाज जो गॉथिक राक्षसों और अलौकिक चीजों की कहानियों पर विश्वास करने के लिए प्रवृत्त था, 1837 में विकसित हुई एक लोक कथा को पूरी तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए तैयार था। 19वीं सदी में अलौकिक और गॉथिक डरावनी कहानियां लोकप्रिय थीं। 1800 के बाद से लंदन शहर में भूतों और अन्य प्राणियों को देखने की नियमित रिपोर्टें आती थीं। स्प्रिंग हील्ड जैक के लंदन में दिखने से पहले ही अलौकिक घटनाओं, डरावनी और राक्षसों की कहानियां प्रकाशित होती थीं, और ये कहानियां पूरे इंग्लैंड में बड़ी संख्या में पाठकों को मिल रही थीं। ये पेनी ड्रेडफुल नामक सस्ते पल्प फिक्शन प्रकाशनों के रूप में सामने आ रही थीं। ये वही सदी थी जिसमें एडगर एलन पो की गॉथिक हॉरर कहानियां, मैरी शेली का फ्रैंकनस्टीन और ब्रैम स्टोकर का ड्रैकुला आया था। ऐसे माहौल में यह काफी संभव है कि स्प्रिंग हील्ड जैक की कहानी 1837 के अंत में हुई किसी अजीब असामान्य घटना पर आधारित थी, जिसे समझाया नहीं जा सका। उसके बाद जो हुआ वह अधिकतर लोगों की कल्पना का परिणाम था, क्योंकि उस समय लोग अलौकिक चीजों और पेनी ड्रेडफुल्स के किरदारों पर पहले से विश्वास करने को तैयार थे। जैसा कि विलियम ऑफ ऑकम ने कहा था, सबसे स्पष्ट व्याख्या ही सबसे अधिक संभावित होती है। 19वीं सदी के दौरान लाखों ब्रिटिश लोग बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका चले गए। एन ट्रो लोहमैन ऐसी महिला थीं, जिन्हें बाद में न्यूयॉर्क में अपने काले कारनामों के कारण डरावनी पहचान मिली। एन ट्रो का जन्म 6 मई 1812 को इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर के पेंसविथ में हुआ था। उनके पिता जॉन ट्रो मजदूर थे और परिवार संपन्न नहीं था। इसी कारण एन ने किशोरावस्था में कसाई के घर नौकरानी का काम शुरू किया। 19वीं सदी के ब्रिटेन में बच्चों को 9 साल की उम्र से ही फैक्ट्रियों और अन्य संस्थानों में काम पर भेजा जाता था। एन ने भी जल्दी शादी की थी। 16 साल की उम्र में एन ने हेनरी सोमर्स से शादी की, जो विल्टशायर के एक दर्जी थे। लेकिन जल्द ही एन को एहसास हुआ कि वह शराबी है, और तब तक एन पहले ही उनके पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो चुकी थी, जो एक लड़की थी जिसका जन्म 1830 में हुआ और जिसका नाम उन्होंने कैरोलिन रखा। तब तक इंग्लैंड में उनकी आर्थिक संभावनाएं पहले ही घटने लगी थीं, और 1831 में यह युवा परिवार अमेरिका के लिए रवाना हुआ, उन करोड़ों यूरोपियनों में से एक जिन्होंने 19वीं सदी के दौरान ऐसा किया था। एन की किस्मत अमेरिका पहुंचकर भी नहीं बदली। वो और हेनरी न्यूयॉर्क सिटी के लोअर मैनहट्टन में विलियम स्ट्रीट पर बस गए। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद 1833 में हेनरी की टाइफाइड बुखार से मौत हो गई। इस तरह युवा विधवा सोमर्स खुद को घर से बहुत दूर पाई। न्यूयॉर्क सिटी में अपने और अपनी छोटी बेटी के भरण पोषण के लिए संघर्ष करती रही। शायद हमने एन ट्रो और उनके दूसरे रूप मैडम रेस्टल के बारे में कभी नहीं सुना होता अगर उनकी दूसरी शादी नहीं हुई होती। ये 1836 में हुआ जब एन ने चार्ल्स लोमेन से शादी की। 27 साल के पढ़े लिखे प्रिंटर थे जो न्यूयॉर्क हेराल्ड में काम करते थे। वह खुद अमेरिका आए थे और जर्मन और रूसी पृष्ठभूमि से थे। अपने दूसरे पति से ही एन ने गर्भ निरोधक और जनसंख्या नियंत्रण में रुचि लेना शुरू किया था। चार्ल्स उस समय न्यूयॉर्क में कट्टरपंथी विचारकों और दार्शनिकों के समूह में थे, और उनकी चिंता के विषयों में से एक था 18वीं सदी की शुरुआत से संयुक्त राज्य अमेरिका और कई यूरोपीय देशों की जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। इस रुचि के परिणाम स्वरूप उन्होंने 1830 के दशक में जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर कई लेख प्रकाशित किए थे। एनी ने भी जल्दी ही गर्भ निरोधक में रुचि ली। इसमें चार्ल्स ने उनका उत्साहवर्धन किया और अतिरिक्त जानकारी उनके भाई जोसेफ ने दी,
जो अमेरिका आ गए थे और अब न्यूयॉर्क की एक फार्मेसी में काम कर रहे थे। जल्द ही एनी ने एक गर्भ निरोधक गोली विकसित कर ली, जिसमें पेनीरॉयल, ब्लैक ड्राफ्ट, साबिन, एर्गट ऑफ राई, मल्लो और मदरवर्ड जैसी सामग्रियों का मिश्रण शामिल था। इन सभी को एनी पीसकर गोलियों और पाउडर के रूप में तैयार करती थीं। इन उत्पादों के साथ एनी और चार्ल्स ने उसके व्यवसाय के लिए एक जटिल कहानी गढ़ी, जिसमें दावा किया गया कि एनी की फ्रांस में एक दादी थीं, मिसेस रेस्टल, जिन्होंने यूरोप में दाई प्रशिक्षण के समय एनी को गर्भ निरोधक गोलियों की विधि सिखाई थी। इस तरह 1830 के दशक के अंत में एनी ने मैडम रेस्टल के नाम से अपनी महिला मासिक गोलियां बेचना शुरू कर दिया। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग हर क्षेत्र में गर्भपात और गर्भनिरोध दोनों ही कानूनी थे। इसलिए एनी को न्यूयॉर्क के अखबारों में गर्भ निरोधक या गर्भपात की गोलियों का विज्ञापन कानूनी रूप से करने की आजादी थी। उदाहरण के लिए उनका पहला नोटिस मार्च 1839 में न्यूयॉर्क सन में छपा था, जिसमें महिलाओं को बताया गया था कि अवांछित गर्भधारण की स्थिति में वे उनके कार्यालय आकर उपाय ले सकती हैं। यह ग्रीनविच स्ट्रीट पर था और यहीं पर 1839 से न्यूयॉर्क की कई महिलाएं मैडम रेस्टल की महिलाओं की मासिक गोलियां और निरोधक पाउडर प्राप्त करने के लिए आने लगीं, जैसा कि इन्हें जल्द ही कहा जाने लगा था। वैकल्पिक रूप से बाहर के लोग उन्हें पत्र लिखते थे और वो निश्चित उपाय उन्हें डाक से भेज दिया जाता था। एनी के गर्भ निरोधक और गर्भपात के लिए शुरुआती प्रयास लोक उपचारों और कम प्रभावी सामग्रियों पर निर्भर थे। हालांकि जल्द ही उन्होंने अपनी सेवाओं का विस्तार अधिक सटीक गर्भ निरोधक और गर्भपात के तरीकों तक कर लिया। 1840 तक मैडम रेस्टल एक बोर्डिंग हाउस चला रही थीं और खुद को महिला चिकित्सक कहने लगी थीं। यहां कुछ महिलाओं ने अवांछित बच्चों को जन्म दिया, जिनके लिए एन ने अपने संबंधों का उपयोग करके अच्छे दत्तक घर ढूंढे। लेकिन यह भी स्पष्ट था कि यह गर्भपात चाहे गर्भपात कराने आई महिलाओं को ठहराकर हो या शल्य चिकित्सा विधियों के माध्यम से हो रहे थे। तब यह न्यूयॉर्क राज्य के कानून के खिलाफ नहीं था। गर्भपात क्विकनिंग से पहले तक कानूनन अपराध नहीं था, क्योंकि तभी महिला भ्रूण की हलचल महसूस करती है और माना जाता है कि बच्चा जीवित है। ये आमतौर पर गर्भावस्था के 16 से 20 सप्ताह के बीच या लगभग 4 से 5 महीने में होता है। इसलिए एन को कानूनी परेशानी का खतरा तभी था जब गर्भपात सेवाएं उन महिलाओं को दी जाती थीं जिन्होंने ये बिंदु पार कर लिया था। 1840 में ही एन को कुछ कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मारिया पर्डी नामक एक महिला की मृत्यु मैडम रेस्टल के बोर्डिंग होम में गर्भपात करवाने के तुरंत बाद हो गई थी। पर्डी ने मृत्युशैया पर पति को गर्भपात स्वीकारा, जिसके बाद पति ने अधिकारियों से संपर्क किया। प्रेस ने रेस्टल के खिलाफ गुस्से में उबाल मार दिया, उसे इंसानी रूप में राक्षस कहा और उस पर भगवान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। इसके बाद एन पर आरोप लगे, पर उसने अदालत में सफलतापूर्वक बचाव किया। अगले साल न्यूयॉर्क के तंबाकू स्टोर में काम करने वाली खूबसूरत मैरी रोजर्स हडसन नदी में मृत मिली। एक चश्मदीद ने कसम खाई कि उसे गर्भपात की नाकाम कोशिश के बाद फेंका गया और इसे मैडम रेस्टल से जोड़ा गया, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद एन ने हतोत्साहित होने के बजाय अपने गर्भपात और गर्भ निरोधक कार्य को बढ़ाया और फिलाडेल्फिया व बॉस्टन में कार्यालय खोले। मैडम रेस्टल और मारिया पर्डी की मौत का मामला 1840 के दशक की शुरुआत में न्यूयॉर्क के अखबारों में काफी बदनाम हो गया था और गर्भपात के खिलाफ बढ़ती लहर के साथ मिलकर इसके बाद के वर्षों में कानूनों को और सख्त कर दिया गया। 1845 तक न्यूयॉर्क में गर्भपात काफी हद तक प्रतिबंधित था। इसके अलावा गर्भपात करने वाली सजाएं काफी बढ़ा दी गई थीं। अब अगर गर्भपात भ्रूण की पहली हरकत महसूस होने के बाद किया जाता था, तो इसे द्वितीय श्रेणी का मानव वध माना जाता था और इसके लिए कई सालों की जेल हो सकती थी। इन बदलावों के कारण 1840 के दशक के मध्य में एन की सेवाएं धीरे धीरे भूमिगत हो गईं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पहले की तरह अपना काम जारी रखा। यह उल्लेख करना चाहिए कि मैडम रेस्टल
पूरी तरह से इस विचारधारा से प्रेरित नहीं थीं कि महिलाओं को अपनी प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण रखने की अनुमति दी जाए। जिस तरह आज अमेरिका और दुनिया भर में गर्भपात अधिकारों के कई समर्थक वैचारिक रूप से प्रेरित होते हैं, ये उनके काम का कारण था, पर वो पैसों से भी प्रेरित थीं। और ऐसे कई सबूत हैं जो यह बताते हैं कि एक से अधिक बार वह गर्भपात में मदद करने के लिए तैयार हो गई थीं, जिससे पहले उन्होंने कराने से मना कर दिया था, जब उन्हें इसके लिए बहुत अधिक पैसे की पेशकश की गई थी। इसी स्थिति के कारण उनकी पहली गिरफ्तारी और जेल जाना हुआ। 1847 में न्यूयॉर्क एक बार फिर मैडम रेस्टल की गिरफ्तारी की कहानी से मंत्रमुग्ध हो गया था। लगता है उन्होंने मारिया बॉर्डीन के गर्भपात में मदद की थी। बॉर्डीन अपने नियोक्ता से गर्भवती हुई थीं, जिसने रेस्टल के पहले इनकार करने के बाद गर्भपात के लिए उसे बड़ी रकम देने की पेशकश की थी। स्पष्ट रूप से उसके बाद गर्भपात कर दिया गया था, लेकिन जब बॉर्डीन बाद में बीमार पड़ गईं, तो उन्होंने आरोप लगा दिए। रेस्टल ने मुकदमे में तर्क दिया कि बॉर्डीन की बीमारी उसके द्वारा किए गए किसी भी काम के कारण नहीं, बल्कि उसके सिफिलिस से पीड़ित होने के कारण थी। लेकिन अदालत और जनमत दोनों ही उस महिला के खिलाफ थे, जिसने 8 साल पहले पहली बार मासिक धर्म लाने वाली गोलियों का विज्ञापन शुरू किया था। उसे दोषी पाया गया और ईस्ट रिवर के उस द्वीप पर स्थित ब्लैकविल्स आइलैंड जेल में 1 साल की सजा सुनाई गई, जिसे अब रूजवेल्ट्स आइलैंड कहा जाता है। 19वीं सदी की जेल कोई सुखद जगह नहीं थी, और कोई भी सोच सकता है कि उसमें 1 साल बिताने का अनुभव मैडम रेस्टल को अपने गर्भपात के काम को जारी रखने से रोक देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने दावा किया कि वह आगे कोई भी शल्य गर्भपात नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने अपनी गोलियां और पाउडर बेचना जारी रखा और अपने बोर्डिंग हाउस में फिर से काम शुरू कर दिया। स्पष्ट रूप से न्यूयॉर्क समाज और सरकारी अधिकारी इस चाल में फंस गए। 1854 में उन्होंने नागरिकता का दर्जा पाने के लिए आवेदन किया, जो उन्हें मिल गई, और लगभग उसी समय न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जैकब ए वेस्टरवेल्ट उनकी बेटी कैरोलिन की शादी में शामिल हुए और उसका संचालन किया। हालांकि सार्वजनिक दिखावे के पीछे रेस्टल और उनके पति अवैध गर्भपात सेवाएं देना जारी रखते थे। अब कई राज्यों में ये सेवाएं प्रतिबंधित होने के कारण ग्राहक दूर दूर से मैडम रेस्टल के कार्यालयों में गर्भपात करवाने आते थे। वे इसके लिए अच्छा खासा भुगतान भी करते थे, जहां 50 से $100 तक की सामान्य फीस होती थी, और जो ग्राहक अधिक गोपनीयता चाहते थे उनसे $1000 या उससे अधिक भी वसूला जाता था। फिर भी 1850 के दशक के अंत तक चालबाजी का पर्दाफाश हो गया था। अखबारों ने मैडम रेस्टल को न्यूयॉर्क की सबसे दुष्ट महिला बताया और लिखा कि उन्होंने और उनके पति ने अपनी गतिविधियों से अपार संपत्ति जुटाई। अपनी ओर से एन इन हमलों का जवाब अपने धन दौलत का दिखावा करके देती थीं। वह सार्वजनिक रूप से सबसे उम्दा फर के कपड़े पहनकर और हीरे के गहनों से सजी हुई नजर आती थीं। शहर में घूमते समय वह अपनी खुद की 4 घोड़ों वाली बग्घी का इस्तेमाल करती थीं, जिसमें उनका अपना वर्दीधारी कोचवान होता था। सबसे खास बात यह थी कि एन और चार्ल्स ने 5th एवेन्यू और 52वीं स्ट्रीट के कोने पर अपना निजी घर बनाने के लिए एक विशाल हवेली बनवाई थी। 1850 और 1860 के इन वर्षों में एन ने सैकड़ों हजार $1,000 कमाए, जो आज की महंगाई के हिसाब से करोड़ों $1 के बराबर हैं। कानून की अवहेलना के बावजूद मैडम रेस्टल कई सालों तक कानूनी मुसीबतों से बचीं। 1861 में अमेरिकी गृहयुद्ध शुरू होने के बाद गर्भपात और उसकी लॉबी कई वर्षों तक ठंडी पड़ गई, जिससे एन लगभग बिना रुकावट अपना काम करती रहीं। 1870 के शुरुआती वर्षों में मैडम रेस्टल का सामना अनैतिकता विरोधी कार्यकर्ता एंथनी कॉम्स्टॉक से हुआ, जिन्होंने 1873 में अनैतिकता के दमन के लिए न्यूयॉर्क सोसाइटी बनाई थी। कॉम्स्टॉक ने गर्भपात और वेश्यावृत्ति से लेकर अश्लील सामग्री और जुए तक हर चीज के खिलाफ अभियान चलाया, और वे मैडम रेस्टल का अंत करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थे। उसी साल जब उन्होंने बुराइयों के दमन के लिए सोसाइटी बनाई थी, उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में सफलतापूर्वक याचिका दायर की, जिससे ऐसे कानून बने जिन्होंने डाक से अश्लील
अभद्र या अनैतिक प्रकाशनों को भेजना अपराध बना दिया। इसमें गर्भनिरोधक और गर्भपात कराने वाली दवाएं जैसी चीजें भी शामिल थीं। अश्लील साहित्य और अनैतिक उपयोग की वस्तुओं के व्यापार और प्रसार को रोकने के लिए अधिनियम को जल्दी ही कॉम्स्टॉक कानून के नाम से जाना जाने लगा, और यही कानून था जिसने मैडम रेस्टल के पतन का कारण बना। कॉम्स्टॉक कानूनों में कड़ी सजाएं थीं, यहां तक कि किसी अन्य व्यक्ति को यह जानकारी देना भी कि वे गर्भपात या गर्भनिरोधक सेवाएं कहां पा सकते हैं $2000 तक का जुर्माना और 5 साल की जेल की सजा दिला सकता था। इसलिए 1873 के बाद एन को अपने व्यापारिक लेन देन में और अधिक सावधानी बरतनी पड़ी, लेकिन दोहरेपन के कारण उनकी हार उन्हीं नए कानूनों के निर्माता के हाथों हुई। 1878 की वसंत ऋतु में एंथनी कॉम्स्टॉक मैडम रेस्टल के कार्यालय पहुंचे और खुद को विवाहित बताकर पत्नी के लिए गर्भनिरोधक गोलियां मांगी। जब उन्होंने उनकी मदद कर दी तो कॉम्स्टॉक उन गोलियों को सीधे पुलिस स्टेशन ले गए। अगले दिन पुलिस पहुंची और परिसर की तलाशी में ऐसे उपकरण मिले जो संभवतः गर्भपात के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। इस तरह मैडम रेस्टल को गिरफ्तार किया गया, उन पर आरोप लगाए गए और फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। अगले दिनों न्यूयॉर्क के अखबारों में मैडम रेस्टल और अन्य द्वारा मामले के अलग-अलग पक्षों पर लेख छपे। ऐसा लग रहा था कि यह न्यूयॉर्क में एन के दशकों पुराने काम की नैतिकता या अनैतिकता पर एक बड़ा मुकदमा बन जाएगा, लेकिन मुकदमा कभी हुआ ही नहीं। 65 साल की उम्र में और बाकी जिंदगी जेल में बिताने की संभावना के साथ वो महिला जो 4 दशकों में न्यूयॉर्क सिटी की सबसे प्रसिद्ध गर्भपात कराने वाली बन गई थी, ने 1 अप्रैल 1878 को अपनी जान ले ली। उसकी नौकरानी ने उसे बाथटब में पाया। उसने अपना गला काट लिया था। 144 साल बाद भी गर्भपात का मुद्दा संयुक्त राज्य अमेरिका में उतना ही निर्णायक है जितना मैडम रेस्टल के समय था। जैक द रिपर विक्टोरियन इंग्लैंड का कुख्यात हत्यारा था। हमारी अंतिम कहानी के लिए हम उसकी आखिरी शिकार के जीवन में झांक रहे हैं, जिसे ब्रीफकेस ने सुनाया था। मैरी जेन खेली का जन्म लगभग 1863 में आयरलैंड के लिमरिक काउंटी में हुआ था। लेकिन जब वो अभी भी एक छोटी लड़की थी तो वो अपने परिवार के साथ वेल्स चली गई थी। उसके पिता लोहार का काम करते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। उनके 8 बच्चों की देखभाल करती थी। मैरी जेन का परिवार गरीब था और मैरी जेन खुद भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई थी क्योंकि वह अपने दिन अपनी माँ की मदद करने में बिताती थी और 16 साल की उम्र में भी वह पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। तो बिना किसी असली शिक्षा और बिना किसी कौशल के अपनी गरीबी भरी जिंदगी से बाहर निकलने की उसकी एकमात्र उम्मीद यही थी कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी ठीक ठाक नौकरी हो और जो उसे वे चीज़ें दे सके जो उसके माता पिता नहीं दे पाए। 1879 में मैरी जेन की मुलाकात एक कोयला खनिक डेविस से हुई। वह एक मेहनती आदमी था और मिलने के कुछ ही समय बाद उन्होंने शादी कर ली। अब मैरी जेन एक बेहतर जीवन जीने में सक्षम थी और विक्टोरियन ब्रिटेन की कई विवाहित महिलाओं की तरह वह घर पर ही रहती थी, खाना बनाती थी, सफाई करती थी और अपने मेहनती पति के लिए घर जैसा माहौल बनाती थी। हालांकि उसकी जिंदगी अचानक बदल गई जब शादी के 3 साल बाद कोयला खदान में एक घातक विस्फोट हुआ और मरने वालों में उसका पति भी शामिल था। मैरी जेन अभी भी एक युवा महिला थी, लेकिन अब वह विधवा भी थी और अकेली रह गई थी। उसने काम ढूंढने की कोशिश की और वेल्स की राजधानी कार्डिफ गई, लेकिन अनपढ़ होने और कोई अनुभव न होने के कारण उसे नौकरी पाना बहुत मुश्किल लगा। अब साल 1884 था और खुद को गरीब और बेघर पाकर मैरी जेन ने वेल्स छोड़कर लंदन जाने का फैसला किया। उसे पता था कि लंदन में काम के बहुत ज़्यादा मौके हैं, लेकिन फिर भी उसे नौकरी पाना मुश्किल लगा। तो बहुत कम विकल्पों के साथ उसने वेश्या बनना स्वीकार किया और वेस्ट एंड के एक कोठे में काम करने लगी। यह एक उच्च श्रेणी का संस्थान था और यहाँ आने वाले पुरुष आमतौर पर बहुत अमीर होते थे। उसके एक नियमित ग्राहक को उससे लगाव हो गया और उसने उसे फ्रांस चलने का निमंत्रण दिया।
ये मैरी जेन के लिए बहुत रोमांचक था, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर फ्रांसीसी जैसा मैरी जेनेट रख लिया और वे दोनों एक सामान्य जोड़े की तरह फ्रांस चले गए। हालांकि अमीर युवक के साथ उसका यह सुखद यात्रा वैसी नहीं रही जैसी उसने उम्मीद की थी, और वहां अपने समय के दौरान उसे वेश्यावृत्ति में बेच दिया गया और वो मानव तस्करी की शिकार बन गई। सौभाग्य से वो भाग निकली और लंदन लौट आई। डर था कि उसे ढूंढ ना लिया जाए, इसलिए वह ईस्ट एंड लंदन गई। उम्मीद थी वहां सुरक्षित रहेगी। वो स्टेपनी में बस गई। पहले मॉर्गन स्टोन नामक आदमी के साथ रही, फिर उसे छोड़कर जो फ्लेमिंग के साथ रहने लगी। मैरी जेन एक आकर्षक महिला थी। उसके काले बाल और हरी आंखें थीं, जिससे पुरुष आकर्षित होते थे। वह आमतौर पर काफी शांत रहती थी, लेकिन अगर उसने कुछ शराब पी ली तो वह बदल जाती थी और आयरिश गाने गाने लगती थी। उसकी पर्सनालिटी इतनी बदल जाती थी कि वो झगड़ालू और अपमानजनक हो जाती थी। इसी वजह से उसे स्थानीय रूप से डार्क मैरी के नाम से जाना जाने लगा। अप्रैल 1887 में एक रात बाहर घूमते समय मैरी जेन की मुलाकात जोसेफ बार्नेट नाम के एक आदमी से हुई। वे अगली बार मिले और साथ रहने का निर्णय लिया। वे अच्छे से रहते थे और लंदन के स्पिटलफील्ड्स में शिफ्ट हो गए। उनका नया घर छोटा था और उसमें एक छोटी सी चौकोर कमरे में एक बिस्तर, 3 कुर्सियां और एक मेज थी। जिस इलाके में वे रहते थे वो अपनी गरीबी, अपराध और गंदगी के लिए मशहूर था, और ये विकेड क्वार्टर माइल नामक क्षेत्र का हिस्सा था जो लगभग पूरी तरह से लॉजिंग हाउस और पब से भरी हुई एक सड़क थी। उस समय मैरी जेन काम नहीं कर रही थी, इसलिए जोसेफ दोनों का खर्च उठाते थे। वह बिलिंग्सगेट फिश मार्केट में फिश पोर्टर की नौकरी करते थे। हालांकि वह एक कठिन स्वभाव के व्यक्ति माने जाते थे जो अपने नियोक्ता के साथ नहीं बनाते थे, और वे अक्सर आपस में झगड़ते रहते थे। आखिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। सौभाग्य से मेहनती होने के कारण उन्हें जल्द ही मीट मार्केट में पोर्टर की दूसरी नौकरी मिल गई। हालांकि इस नौकरी की तनख्वाह फिश मार्केट से कम थी, जिससे वो खुद और मैरी जेन का खर्च नहीं चला पा रहे थे। खुद को कोई नौकरी ना मिलने और अब आर्थिक तंगी का सामना करने के कारण वो अनिच्छा से फिर से वेश्यावृत्ति की ओर लौट गई। काम के दौरान उसकी मुलाकात जूलिया से हुई, जिसके पास रहने की जगह नहीं थी। सड़कों पर काम करने वाली लड़कियों की मुश्किलें जानकर उसने जूलिया को अपने कमरे में रहने के लिए बुला लिया। उसका कमरा खराब था, लेकिन दूसरा विकल्प और भी बुरा था। कई लोग किराया देने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और प्रेस ने जिसे जैक द रिपर कहा था, उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई अनसुलझी व्हाइट चैपल हत्याओं के कारण मैरी जेन अपनी दोस्त की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। कमरा इतना छोटा था कि जोसेफ ने तय किया कि वो अब वहां नहीं रह सकता, इसलिए मैरी जेन से बहस के बाद वो 30 अक्टूबर को वहां से चला गया। हालांकि दोनों ने एक दूसरे से मिलते रहने पर सहमति जताई और जोसेफ ने कहा कि वो नियमित रूप से मिलने आता रहेगा। सिर्फ एक हफ्ते से थोड़ा ज्यादा समय बाद 8 नवंबर 1888 की शाम को जोसेफ मैरी जेन से मिलने आया, और उसके साथ उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम मारिया हार्वे था। तीनों बाहर गए और कुछ समय साथ बिताया। उसके बाद जोसेफ और मारिया चले गए। करीब रात 8 बजे जोसेफ अपने ठिकाने पर लौटे और देर रात तक जागते रहे। दूसरे निवासियों के साथ ताश खेलते रहे, फिर करीब 12:30 बजे सो गए। अगले दिन मैरी जेन के मकान मालिक जॉन मैकार्थी ने थॉमस बॉयर नाम के एक आदमी को किराया वसूलने के लिए भेजा, क्योंकि वो 6 हफ्ते से किराया नहीं दे रही थी। बॉयर सुबह 10:45 बजे मिलर कोर्ट के ठिकाने पर पहुंचे, लेकिन दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें ये अजीब लगा कि अंदर कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने एक अस्थायी पर्दा एक तरफ हटाया और खिड़की से झांक कर देखा कि क्या कोई अंदर है। जो उन्होंने देखा उसने उन्हें चौंका दिया। बिस्तर पर एक महिला का शत विक्षत शव था, जिसे उन्होंने अनुमान लगाया कि वो मैरी जेन कैली ही होंगी। डरे हुए थॉमस बॉयर ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर वॉल्टर बेग थे, और उनके बाद कई अन्य अधिकारी भी पहुंचे। जल्दी ही व्हाइट चैपल के एच डिवीजन से सुपरिंटेंडेंट्स थॉमस आर्नोल्ड और एडमंड रेड, साथ ही स्कॉटलैंड यार्ड से फ्रेडरिक एबलाइन और रॉबर्ट एंडरसन भी पहुंच गए। सुपरिंटेंडेंट आर्नोल्ड ने एक 30 बजे कमरे का दरवाजा तोड़ दिया।
अंदर जाकर उन्होंने डरावना दृश्य देखा और पता चला कि पीड़िता के कपड़े शायद कमरे में रोशनी के लिए जला दिए गए थे, क्योंकि वहां बस एक मंद मोमबत्ती जल रही थी। फिर डॉक्टर थॉमस बॉन्ड और जॉर्ज बैक्स्टर फिलिप्स पहुंचे और उन्हें शव का विश्लेषण करने का काम सौंपा गया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इतनी भयानक क्षति पहुंचाने में लगभग 2 घंटे लगे होंगे और मृत्यु का समय शुक्रवार 9 नवंबर 1888 की सुबह 2 से 8 बजे के बीच था। डॉक्टर फिलिप्स ने बताया मौत का कारण गले पर वार था। वहीं डॉक्टर बॉन्ड ने कहा हत्यारे को चिकित्सकीय ज्ञान नहीं था। उन्होंने लिखा कि विकृति एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जिसे कोई वैज्ञानिक या शारीरिक ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके विचार में अपराध करने वाले व्यक्ति के पास कसाई, घोड़े के कसाई या मृत जानवरों को काटने के आदि व्यक्ति जैसा तकनीकी ज्ञान भी नहीं था। पुलिस ने गवाहों की तलाश की। मैरी जेन की एक पड़ोसी जिनका नाम मैरी एन कॉक्स था ने बताया कि उन्होंने मैरी जेन को रात करीब 11:45 बजे घर लौटते हुए देखा था। उन्होंने बताया कि मैरी जेन नशे में थी और उनके साथ एक मोटा लाल बालों वाला बोलर हैट पहने आदमी था। एक दूसरे को देखकर उन्होंने शुभ रात्रि कहा और मैरी जेन उस आदमी के साथ कमरे में चली गई। मैरी एन ने बताया कि मैरी जेन ने आयरिश गाने गाने शुरू कर दिए। उसने कहा कि उसे फिर रात 1 बजे जाना है और सुबह 3 बजे अपने निवास पर लौटना है। उसके अनुसार मैरी जेन के कमरे से कोई आवाज़ या रोशनी नहीं आ रही थी। एलिजाबेथ प्रेटर, जो मैरी जेन के कमरे के ऊपर रहती थी, ने बताया कि सुबह 1:30 बजे जब वो बिस्तर पर जा रही थी तब गाना बंद हो गया। उसने कहा कि वो सुबह 4 बजे एक बिल्ली के बच्चे के उसकी गर्दन पर चलने से फिर जाग गई। तभी उसने हल्की आवाज़ सुनी, कोई मर्डर चिल्ला रहा था। एक और स्थानीय निवासी जिसका नाम सारा लुइस था, उसने भी यही बात सुनी, लेकिन दोनों में से किसी भी गवाह ने जांच नहीं की, क्योंकि 1880 के दशक में लंदन के ईस्ट एंड में मर्डर की आवाजें सुनना आम बात थी। पड़ोसी मैरी एन कॉक्स ने कहा कि वो रात भर मिलर कोर्ट से लोगों के आते जाते रहने के कारण सो नहीं सकी। उसने सुना कि कोई करीब 5:40 बजे वहां से गया। ये बहुत सटीक था क्योंकि एलिजाबेथ प्रेटर सुबह 5:30 बजे 10 बेल्स पब्लिक हाउस में एक ड्रिंक लेने के लिए अपने निवास से निकली थी। उसने पुलिस से कहा कि पब जाते वक्त उसे कुछ संदिग्ध नहीं दिखा। शव की हालत के कारण अधिकारियों के लिए पीड़िता की पहचान करना बहुत मुश्किल था। जोसेफ बार्नेट, जो उसके पूर्व साथी थे, ने कहा कि उन्होंने कान और आंखों से शरीर की पहचान मैरी जेन कैली के रूप में की। जॉन मैकार्थी, जो मकान मालिक थे, ने भी शव की पहचान मैरी जेन के रूप में की और कहा कि उन्हें पूरा यकीन है। 25 साल की युवा महिला की मौत का पंजीकरण मैरी जेनेट कैली के नाम से किया गया था। पुलिस को अपराधी का सुराग नहीं था, इसलिए 10 नवंबर को सरकार ने बयान जारी किया ताकि हत्यारे के खिलाफ सबूत मिल सकें। घोषणा में उन्होंने कहा कि यदि कोई साथी जिसने अपराध नहीं किया है हत्यारे या हत्यारों के बारे में जानकारी और सबूत लेकर आता है तो उसे माफ कर दिया जाएगा। कोई भी आगे नहीं आया। अगले कुछ दिनों में पुलिस ने घर घर जाकर गहन पूछताछ और तलाशी की, लेकिन इससे अपराधी का कोई सुराग नहीं मिला। शव की जांच के बाद मैरी जेन का शव सौंप दिया गया और अंततः 19 नवंबर 1888 को उन्हें लेक्टनस्टोन के रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान में दफनाया गया। अंतिम संस्कार में परिवार का कोई सदस्य नहीं था। पुलिस ने जांच जारी रखी और एक नया गवाह सामने आया। वो एक मजदूर था जिसका नाम जॉर्ज हचिनसन था, जिसने कहा कि वो मैरी जेन को जानता था। उसने पुलिस को बताया कि उसने उसे सुबह करीब 2 बजे देखा था और उसने उधार मांगा, लेकिन पैसे ना होने से मदद नहीं कर सका। इसके बाद वो बताता है कि एक आदमी ने सड़क पर उससे संपर्क किया और कुछ बातचीत के बाद वे दोनों उसके निवास स्थान की ओर चले गए। हालांकि रात काफ़ी देर हो चुकी थी और बाहर बहुत अंधेरा था, फिर भी उसने पुलिस को उस आदमी का विस्तृत विवरण दिया। जॉर्ज हचिनसन ने बताया कि वो आदमी अपने अजीब दिखने की वजह से संदिग्ध लग रहा था, जैसे वो उस इलाके का नहीं था। हालांकि पुलिस को यह लगा कि यह संभव है कि नए गवाह द्वारा दी गई जानकारी किसी और दिन की हो, क्योंकि हत्या के कुछ समय बाद ही वो सबूत लेकर सामने आया था। सरकार की पेशकश, मामले की अहमियत और हुई बड़ी पुलिस जांच के बावजूद मैरी जेन कैली की हत्या के लिए कभी भी किसी पर आरोप नहीं लगाया गया और ना ही किसी का मुकदमा चला।
सालों के दौरान उस व्यक्ति की पहचान को लेकर कई तरह की थ्योरीज सामने आई हैं जिसने उसकी जान ली थी। दो लेखकों पॉल हैरिसन और ब्रूस पेली ने यह प्रस्तावित किया कि उसे उसके पूर्व साथी जोसेफ बार्नेट ने जलन और गुस्से में मार डाला था। उन्होंने सुझाव दिया कि उसने अन्य प्रसिद्ध व्हाइट चैपल हत्याएं भी इसी मकसद से की थी ताकि मैरी जेन डरकर वेश्यावृत्ति छोड़ दे। कुछ लोग ये सुझाव देते हैं कि जोसेफ बार्नेट ने केवल मैरी जेन की हत्या की थी और विकृति का कारण पुलिस को गुमराह करना था ताकि वे ये मान लें कि हत्यारा जैक द रिपर है। हालांकि यह संभावना नहीं है कि वह जिम्मेदार था, क्योंकि हत्या के बाद उसके कपड़ों की खून के धब्बों के लिए जांच की गई थी और उससे कुल 4 घंटे तक पूछताछ की गई थी। इसके बावजूद उसके खिलाफ अपराध से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया। कुछ लेखकों का मानना है कि गवाह जॉर्ज हचिंसन ही हत्या के लिए जिम्मेदार था और वही जैक द रिपर था। वो पुलिस को भ्रमित करना चाहता था, जबकि अन्य लोग बताते हैं कि वो शायद ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति था जो अखबारों को कहानी बेचने की कोशिश कर रहा था। कुछ सिद्धांत मानते हैं कि मैरी जेन जैक द रिपर की पीड़िताओं में नहीं थी। इस सिद्धांत के अनुसार बाकी पीड़िताएं 40 की थीं, जबकि मैरी जेन सिर्फ 25 साल की थी, यानी वो काफ़ी छोटी थी। इसका सबूत ये है कि उसकी लाश पर बाकी पीड़िताओं से ज्यादा अंग भंग के निशान थे, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये सिद्धांत गलत है क्योंकि वो अकेली थी जिसे एक निजी जगह पर मारा गया। मैरी जेन की मौत के बाद जैक द रिपर जैसी हत्याएं अगले 6 महीनों तक नहीं हुईं। अधिकांश लोग मैरी जेन केली को जैक द रिपर की आखिरी पीड़िता मानते हैं और ये माना जाता है कि रिपर की गतिविधियां उसकी मौत, कैद या प्रवास के कारण रुक गई। कई लोग मानते हैं कि मैरी जेन केली रिपर की पीड़िताओं में नहीं थी। आज तक मैरी जेन केली के हत्यारे की असली पहचान एक रहस्य ही बनी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे जैक द रिपर की। इस संकलन वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रोचक लगा होगा। अगर आप ऐसे और संकलन वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, या अगर आप इस वीडियो में दिखाई गई कहानियों जैसी और भी डार्क विक्टोरियन शैली की कहानियां देखना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। और मेरी तरफ से बस इतना ही। तो मैं आप सबसे अगली फॉरगॉटन लाइव्स में मिलूंगा। धन्यवाद।